नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन बायोलॉजी की महत्वपूर्ण क्लास में। हम रीड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पहले देख लिया था और परिसंचरण तंत्र यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र, इसका जो पहला भाग है हमारा, वो हमने कवर कर लिया था। फर्स्ट पार्ट है वो हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन है वो देखे थे। ये 50 क्वेश्चन जो हमने देखे थे सभी व्याख्या सहित थे, जितने भी ऑप्शंस दे रखे थे उनको भी हमने साथ में डिस्कस किया था। ये पूरा का पूरा मैटर आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक हैं 11th 12th की 9th 10th, इन सभी बुक से मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका संपूर्ण टॉपिक और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जितना भी टॉपिक है आपके जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने वाले वो सभी इसमें शामिल किया है। इसके अलावा हम बात करें तो ये थर्ड ग्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा हम बात करें, देखो नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस है। इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें जनरल साइंस टॉपिक दे रखा है, जनरल साइंस में आपका परिसंचरण तंत्र उसके सिलेबस में दे रखा है, तो ये सभी क्वेश्चन उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये हमारी क्लास देखो डेली मैंने 9:30 बजे टाइमिंग बिठाई थी, लेकिन क्या लाइव की प्रॉब्लम आ रही है और वो ब्रॉडबैंड वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो इस कारण मैं रिकॉर्ड करके ये वीडियो डालने की कोशिश करूंगा और जब भी लाइव का मौका मिलेगा तो लाइव क्लास लेने की कोशिश भी करूंगा। एक चीज़ यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि एक चैनल और है मेरा एसके क्लासेज नाम से, जहाँ पर मैंने कंप्लीट जियोग्राफी का वीडियो डाला है। इसके अलावा अभी रीड टॉपिक वाइज तीसरी जिक्की की मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वहाँ पर। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पे भी कर लीजिए और उससे जुड़िए, जिससे कि आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये ओनली हमारा बायोलॉजी और साइंस से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा। थर्ड ग्रेड के एग्जाम में लगभग 1.5 महीना 2 महीना मान लीजिए, और ये जो सीरीज है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। और जिसने भी मेरा जो सेकंड ग्रेड की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखी थी उसमें विश्वास रखिए, जितने भी स्टूडेंट ने उसमें जुड़े थे उन सभी से आप पूछ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन उसमें से पढ़े थे, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें से उठाए थे जो कि पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और विश्वास रखिए आप लोग कि ये आपको ना तो इजी लगेंगे ज़्यादा, ना ही हार्ड लगेंगे, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 100-150 क्वेश्चन हमने तैयार किए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 51, 50 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 51 का है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर, पेन लेते हैं रेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वदाता रुधिर समूह है यानी कि यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है ए, सेकंड है ब्लड ग्रुप बी, थर्ड है ए बी और फोर्थ है ओ। तो देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप है उनका नाम किस आधार पे दिया गया कि उसमें किस प्रकार का एंटीजन, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें बी एंटीजन होगा, और ब्लड ग्रुप ए बी है तो एफ बी एंटीजन दोनों होंगे, और ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी की हम बात करें तो ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें बी एंटीबॉडी मिलेगी, थोड़ा उल्टा मिलेगा उसका। अगर आप बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीबॉडी मिलेगी, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। एक चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4, ए बी, ए बी और ओ, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ए वाला अपने आप से ब्लड ले सकता है, बी वाला अपने आप से ले सकता है, ओ अपने आप से ले सकता है और ए बी अपने आप से ले सकता है। देखो अपने आप से तो सभी ब्लड ले सकते हैं, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति दूसरे ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। अब ए बी और किससे ले सकता है? ये इससे ले सकता है, ओ से। बी की ए ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। बी की बात करें, बी अपने आप से ले सकता है, अपने आप को दे भी सकता है, और किसके इससे अलावा और किससे ले सकता है? तो ओ से ले सकता है। एफ बी है तो ये सभी से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अब बात करते हैं ओ की, तो ओ सिर्फ अपने आप से ले सकता है और किसी से ब्लड नहीं देता ले सकता, लेकिन देता सभी को। देखो इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। ए वो ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है? एफ बी को दे सकता है, एफ बी को बी भी एफ बी को दे सकता है। तो यहाँ पर जो बी निकल करके आता है ये क्या है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है, सर्वग्राही। जबकि ओ जो होता है ये सर्वदाता ब्लड ग्रुप है, यानी सभी को ब्लड देने वाला है, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ओ ब्लड, यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा आपके लिए कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सभी को ब्लड दे सकता है,
और AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ये सभी से ब्लड ले सकता है। ये अच्छे से ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा है, तो ऑप्शन फर्स्ट है A, B और O हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है आपका यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा होता है। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। AB ब्लड ग्रुप होता है ये सर्वग्राही होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, AB वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, ये किस किस को ब्लड दे सकता है। तो मैंने ब्लड ग्रुप वाला डायग्राम वो अच्छे से देखो, रेखीय डायग्राम आपको बनाना है। एक तरफ A ब्लड ग्रुप है, एक तरफ B है और एक तरफ आपका AB हो जाएगा और एक तरफ O है। तो देखो AB है ये सबसे ले सकता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सर्वग्राही होता है। ये AB दे किसको सकता है, सिर्फ अपने आप को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। तो यहाँ पर देखो केवल A को दे सकता है, केवल B को दे सकता है, केवल AB को दे सकता है, केवल O को दे सकता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि जो ब्लड ग्रुप AB है ये केवल AB को ही दे सकता है, ले सभी से सकता है, इसी कारण तो इसे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस किस से रुधिर ले सकता है। ब्लड ग्रुप O, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O है तो किस किस से ब्लड ले सकता है। तो ये मैंने पहले आपको बता दिया, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में A दे रखा है, सेकंड में B दे रखा है, थर्ड में AB दे रखा है और फोर्थ में केवल O दे रखा है। तो O दे तो सभी को सकता है क्योंकि सर्वदाता होता है ये, क्यों, ये सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, केवल O से ले सकता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, यदि पिता का रक्त समूह A है, यानी कि पिता का रक्त समूह क्या है, A है, माता का रक्त समूह क्या है, B है, माता का B है, तो होने वाली संतानों में कौन सा रक्त समूह होगा। यानी एक जो A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसकी शादी हो जाती है B ब्लड ग्रुप वाली लेडी से हो जाती है, दोनों की फिर वो जो संतान होती है उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। देखो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक O और कर लीजिए। देखो अगर ब्लड ग्रुप A है तो इसमें दो जीन आपको मिलेगी, एक तो IA और IO मिलेगी। अगर B ब्लड ग्रुप है तो इसमें IB और IO मिलेगी, और O ब्लड ग्रुप है तो इसमें IO और IO मिलेगी। ये ध्यान में रखना है। AB ब्लड ग्रुप आ जाए, देखो यहाँ पर तीन ही बताए क्योंकि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, AB आ जाए तो IA और IB ये दोनों जीन इसमें मिल जाएंगे। तो जीन आपको ध्यान में रखने, अगर ये अच्छे से याद हैं तो आप जो संतान वाला किस में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, किस में कौन सा, भाई आराम से कर सकते हैं क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर पूछा, जो क्वेश्चन पूछा उसकी हम बात कर लेते हैं। इसको एक बार मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। जो क्वेश्चन पूछा इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप इनमें हमें संकरण करवाना है। तो A में देखो ये दोनों होंगे, A में AB और O होंगे। एक बार इन्होंने क्या किया, इसके साथ में जो मेंडल में हम करते थे, मेंडल के नियम में उसी प्रकार से हमें संकरण कराना है। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आ गया IA और IB, ठीक है। और इसके बाद में इसका हम इसके साथ करवा देते हैं IB और IO, इसका हम इसका सॉरी एक मिनट, अब देखो हमें इसका करवाना है इसके साथ, इसका करवा दिया हमने इसके साथ, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया है, इसका करवा दिया, इसका हम करवाना है इसके साथ करवाना है, सॉरी पहले हम इसको लेके चलेंगे और बाद में इसको वाले को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा IA, यहाँ पर भी IO और IA IO हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर IB होगा, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा से अच्छे से बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, अलग से उत्तर आ गया। हाँ जो चेकर बोर्ड बनाते हैं ना उसी प्रकार से हमें करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर दे रखा IA और एक ब्लड ग्रुप दे रखा है IB। तो इसमें देखो एक जीन और होगी I0 होगी और इसमें भी I0 आ जाएगी, क्योंकि A ब्लड ग्रुप है B ब्लड ग्रुप है। ये A वाला का हो जाएगा यानी कि पिता का, और ये B वाला हो जाएगा माता का। अब इनमें संकरण करवाना है, इसका इसके साथ करवा दो पहले,
इसका इसके साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई बी बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका इसके साथ में करवाते हैं, तो ये आई ओ और आई ए और आई ओ बन जाएगा, आई ए और आई ओ। अब क्या करते हैं, इसका हम इसके साथ करवाते हैं, तो ये बन जाएगा आई बी और आई ओ, और इसका हम इसके साथ करवाते हैं ओ के साथ, तो आई ओ और आई ओ। दोबारा से देख लो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को, अगर इस डायग्राम को आप समझ गए ना तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है और बी, इनका संकरण कराना, तो आई ए का हमने किया आई बी के साथ, तो ये आई ए आई बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया यहाँ पर, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, क्योंकि दोनों ए बी उपस्थित है ना एंटीजन। यहाँ पर हमने आई ए और आई ओ का किया, तो यहाँ पर ओनली ए है, ओ जो होता है ये अप्रभावी जीन होता है, तो ये अपने लक्षण क्या कर लेता, छुपा लेता। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप आएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर देखो आई ओ का हमने आई बी के साथ किया, बी उपस्थित है और वो अप्रभावी होता, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आ गया आपका बी आ जाएगा। और आई ओ ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर दोनों ही ओ मिले तो आपको ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी ओ भी हो सकता है। तो सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो केवल बी ए बी व ओ और फोर दे रखा सभी, तो ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी और ओ भी होगा। सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं अगर पिता का ए है और माता का बी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आरएच कारक की खोज किसके द्वारा की गई थी। आरएच कारक की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है कार्ल लैंडस्टीनर, सेकंड है विनर, थर्ड है दोनों और फोर्थ है कोई नहीं। अगर आपको यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर नहीं मिले तो आपका आंसर विनर हो जाएगा, लेकिन ये दे रखा है तो दोनों ही हो जाएंगे। इसमें कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ये दोनों ने मिलकर के इसकी खोज की थी, और ये खोज की थी 1940 ईस्वी में। याद रख लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और इन्होंने आरएच कारक दो प्रकार के बताए, एक तो पॉजिटिव और एक आरएच नेगेटिव। जिनमें आरएच कारक उपस्थित होता है, ये एंटीबॉडी होती है इस एक प्रकार की, तो जिनमें आरएच कारक उपस्थित होता है वो तो आरएच पॉजिटिव हो जाएंगे, जिनमें आरएच कारक एब्सेंट होता है वो आरएच नेगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी। यानी कि खोज तो विनर और लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, लेकिन ये खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है मनुष्य पर, सेकंड है भेड़ पर, थर्ड है रीशस बंदर पर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखो एच से पता चल रहा है, आरएच का मतलब होता है मकाका रीशस नामक एक बंदर था, मकाका रीशस, मकाका रीशस नामक एक बंदर था, उस बंदर के ऊपर खोज की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 58। आरएच कारक रुधिर में पाया जाता है, तो आरएच कारक रुधिर में किस रूप में पाया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ऑप्शन फर्स्ट है एंटीजन, सेकंड है एंटीबॉडी, थर्ड है हार्मोन और फोर्थ है एंजाइम। देखो जो ए बी ये एंटीबॉडी होती है, ये भी हमारे शरीर में पाई जाती है, जिसके आधार पर हमने ब्लड ग्रुप को बांटा था अलग अलग, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ, इस प्रकार से। उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो आरएच कारक होता है ये भी एक प्रकार से क्या होती है, एंटीजन होती है। तो इसी आधार पर हम आरएच पॉजिटिव, जैसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसका बी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं, मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ए का ए पॉजिटिव है और ए का यहाँ पर हम बात करें ए नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि जो ए ब्लड ग्रुप तो है, लेकिन इसमें आरएच कारक क्या है, अब प्रेजेंट है, उपस्थित है। लेकिन ए नेगेटिव का क्या हो जाएगा, इसमें आरएच कारक उपस्थित नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ होता है, एंटीजन वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। सेकंड है शरीर में ताप कम करता है, थर्ड है प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करता है और इनमें से कोई नहीं। प्रतिरक्षी मतलब होता है एंटीबॉडी। तो यहां पर देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो एंटीजन होता है ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं दोनों ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी सुरक्षा करता है। तो इनमें से कौन सा है जो कि शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो तो उससे सुरक्षा हमारी करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी, थर्ड है रक्त प्लाज्मा और फोर्थ है हीमोग्लोबिन। तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, मोनोसाइट है और बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करती हैं। और विशेषकर जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, लसीकाणु, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करती हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? इम्यून सिस्टम का। ऑप्शन फर्स्ट है लिम्फोसाइट, सेकंड है मोनोसाइट, थर्ड है लाल रुधिर कणिकाएं और फोर्थ है थ्रोम्बोसाइट। अब देखो ये दोनों तो काट दीजिए क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यू जो प्लेटलेट्स हैं इनका कोई मतलब नहीं है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र से, तो ये दोनों ही प्रकार किसके हैं? डब्ल्यूबीसी के हैं और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एक होती है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करती है? जितनी भी एंटीजेंस या कुछ रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनका सीधा ही भक्षण करने का कार्य करती है। लेकिन प्रतिरक्षा का सर्वाधिक जो संबंध होता है वो लिम्फोसाइट से होता है, लसीकाणुओं से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, कोलेस्ट्रॉल है एक। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है हार्मोन, सेकंड है विटामिन, थर्ड है एंजाइम और फोर्थ है स्टेरॉइड्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। देखो आजकल आपने सुना होगा जो तेल वगैरह आते हैं ये जीरो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें दिखाई जाती है, जो इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो उसमें। तो इसका कारण क्या कि इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे ये ब्लड वेसल, इसमें ऐसे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है इस प्रकार से, और अंततः एक स्थिति आ जाती है यहाँ से ब्लड वेसल्स होती है वो बंद हो जाती है, रक्तवाहिनी, और बंद होने से जो है आप सुनते ही हैं हार्ट अटैक का, जैसे रक्त आघात या हार्ट अटैक, हृदय आघात, इस प्रकार की जो बीमारियां होती है वो इसी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के कारण होती है। एक होता देखो 7 हाइड्रोक्सी, देखो यहीं पर आ गया तो मैं आपको बता देता हूं, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? विटामिन डी का संश्लेषण करता है। आपने ये सुना होगा कि विटामिन डी जो होता है ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, तो इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण ये करता है, जो कि हमारी त्वचा में पाया जाता है, त्वचा में उपस्थित होता है। ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन फर्स्ट है कम हो जाती है, सेकंड है बढ़ जाती है, थर्ड है अपरिवर्तित रहती है और फोर्थ है घटती व बढ़ती है। देखो सामान्य सी बात है, ये मैंने आपको वो भी बताया था कि जब ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस समय जो आरबीसीएन की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, तो ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन दे दिया था, ऐसा सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। अगर ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, सांद्रता में कमी हो जाएगी, तो हमारा शरीर क्या करेगा? जो बोन मेरो है वहां से अधिक मात्रा में आरबीसी का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का या लाल रुधिर कणिकाओं का। वो क्या करेगी? अधिक से अधिक ऑक्सीजन को अंदर यानी कि लेने की कोशिश करेगी बॉडी के अंदर। तो क्या हो जाएगा? इसमें कम हो जाएगी तो श्वसन की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आरबीसी होती है इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये ऑक्सीजन को अधिक से अधिक हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस समय। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, विश्व में कितने प्रतिशत आरएच पॉजिटिव ब्लड वाले हैं? यानी कि जो संसार की हम बात करें, विश्व की बात करें, तो इसमें कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या आरएच पॉजिटिव रुधिर वाले हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 93, सेकंड है 7%, थर्ड है 85% और फोर्थ है 50%। यहाँ पर आपकी 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अब देखो यहाँ पर पहला जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर वो 85 हो जाएगा। विश्व में 85 यानी कि 85% लोग ऐसे हैं जो आरएच पॉजिटिव रुधिर वाले हैं और ओनली 15% ऐसे व्यक्ति हैं विश्व में जो आरएच नेगेटिव रुधिर वाले हैं, आरएच नेगेटिव। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो आरएच पॉजिटिव है और कितने प्रतिशत लोग हैं जो आरएच नेगेटिव हैं? तो भारत में देखो आरएच पॉजिटिव ब्लड वाले जो हैं वो है 93%, और आरएच नेगेटिव ब्लड वाले हैं ओनली 7%। ये आरएच नेगेटिव वाले हैं। ये तो भारत के संबंधित डाटा है कि 93% आरएच पॉजिटिव है भारत में और 3% आरएच नेगेटिव है, जबकि हम विश्व की बात करें तो 85% लोग ऐसे हैं जो आरएच पॉजिटिव हैं और 15% विश्व में आरएच नेगेटिव ब्लड वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच कारक अनुपस्थित होता है उनका रक्त समूह कौन सा होगा? तो मैंने पहले बता दिया कि जिस व्यक्ति के रक्त में आरएच कारक जो होता है, जो एंटीजन होता है, ये अनुपस्थित हो तो वो ब्लड किस प्रकार का कहलाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव कहलाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया, पॉजिटिव तो वो होगा जिसमें आरएच कारक उपस्थित होगा, ये याद रख लेना इसमें, और नेगेटिव का मतलब आरएच कारक एब्सेंट होता है इसमें।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। रुधिर का निर्माण कहलाता है, यानी कि जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है, रुधिर फॉर्मेशन या ब्लड का जब निर्माण होता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है हीमोलाइसिस, सेकंड है हीमोपोइसिस, थर्ड है एनोक्सीमिया और फोर्थ है ग्लाइमोलाइसिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे हीमोपोइसिस कहते हैं कि रुधिर का निर्माण जो होता है ये इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस कहलाती है। अच्छे से याद रख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने सुना भी होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक डिजीज होती है, वो मुख्य रूप से हम बात करें तो ब्लड से संबंधित होती है। एक बार थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं, उसके बाद में इसका आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे समझा देता हूं। देखो मान लीजिए कोई भी महिला है, कोई भी महिला है या फिर हम पत्नी मान सकते हैं किसी व्यक्ति की, और उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? RH नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर एक पुरुष है और इस पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। अब इनसे जो पहली संतान होगी वो तो स्वस्थ पैदा होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से स्वस्थ पैदा होगी। लेकिन जब ये दूसरी संतान होगी उस समय का क्या होगा? एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझा देता हूं। अब देखो जब पहली संतान होती है, इस संतान का जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH पॉजिटिव होता है। इस संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होता है? RH पॉजिटिव होता है। और ये RH जो एंटीजन होता है, ये इस प्रकार की एंटीजन होती है, वो सीधी अपरा के माध्यम से भ्रूण में जा सकती है, ऐसी इसमें क्षमता होती है। अब क्या करता है इसमें, जब ये अपरा के माध्यम से ये जो RH एंटी जो पॉजिटिव कारक है या RH एंटीजन है, ये माता के शरीर में पहुंच जाती है। किससे? जब पहली संतान जब गर्भ में पल रही होती है, जब भ्रूण की अवस्था में होती है, तो उसमें उसके ब्लड से RH पॉजिटिव जो एंटीजन होता है या RH एंटीजन होता है, ये कहाँ चला जाता है? महिला के रुधिर में चला जाता है। और महिला के रुधिर में जाते ही क्या हो जाएगा? इसके प्रति RH नेगेटिव एंटीबॉडी बन जाती है, RH नेगेटिव एंटीबॉडी बन जाती है। RH नेगेटिव एंटीबॉडी है, ये उस समय क्या होती है? कम मात्रा में होती है, इस कारण इस पहले बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब ये दूसरा बच्चा इसे मतलब गर्भ में हो जाता है, तो दूसरा बच्चा जब पैदा होता है या दूसरा बच्चा जब इसके गर्भ में आता है, तो उस समय क्या होता है? इसकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है और ये आकर की जो इस बच्चे का जो ब्लड होता है, रुधिर होता है या RBC होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, उस पे अटैक कर देती है RH नेगेटिव एंटीबॉडी। उस पे अटैक करके और जो रक्ताणु है, यानी कि जो रक्ताणु हम किसे कहते हैं? RBC को कहते हैं। चलो RBC भी लिख देता हूं मैं। RBC जो होती है इसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और इसी रोग को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कौन सा जोड़ा शादी के लिए असंगत माना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट RH पॉजिटिव पुरुष, सेकंड RH पॉजिटिव महिला। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला हमें देखना है, तो ये तो होगा नहीं। RH नेगेटिव पुरुष, RH नेगेटिव नहीं, RH पॉजिटिव होता है, ये भी नहीं होगा। RH नेगेटिव पुरुष, ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देखो, RH पॉजिटिव पुरुष, RH नेगेटिव महिला, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला है, उनको दूसरी शादी के लिए सही नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी पहली संतान तो स्वस्थ पैदा हो जाती है, लेकिन दूसरी संतान है वो स्वस्थ पैदा नहीं होती। अच्छे से ध्यान में रख लेना है। इसको इस प्रकार से भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए महिला का ब्लड ग्रुप क्या है? B नेगेटिव है और पुरुष का ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव है। तो यहां से भी समझ सकते हैं इसे कि इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब RH कारक उपस्थित है। या RH कारक पहली संतान के समय माता में चला जाता, महिला में चला जाता है। जब दूसरी संतान पैदा होती है तो उस समय बहुत सारी एंटीबॉडीज बन जाती है, वो उस दूसरी संतान को या बच्चे को जब गर्भ में आता है तो उसके ब्लड को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। यही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहलाता है। नेक्स्ट 64, ये पीछे कैसे आ गया ये? वन मिनट, पीछे चलने लगा। एक मिनट, यहाँ से
66 हमारा क्वेश्चन हो गया था। अब 67 की हम बात करते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। आरबीसी में एचबी हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 48 48%, और सेकंड है 34%, और फोर्थ है 10%, और फोर्थ हो जाएगा 20%। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि महिला और पुरुषों में आरबीसी या ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और आरबीसी में हम हीमोग्लोबिन की मात्रा करें तो ये 34% होती है, 34% होती है। ये पीछे क्यों जा रहा है, समझ में नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, अब ठीक है। 65 हो गया, 66 हो गया, 67 हो गया, अब 68 नंबर का क्वेश्चन है कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। यानी हार्ट और हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हिपेटोलॉजी, सेकंड है ऑस्टियोलॉजी, थर्ड है कार्डियोलॉजी, और फोर्थ है हीमेटोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, और याद रख लीजिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पढ़ने ही वाला है। हिपेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है, और कार्डियोलॉजी का मतलब क्या है, हीमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। कार्डिया हम हृदय को कहते हैं, और कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय और हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। हिपेटोलॉजी की हम बात करें तो यकृत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी जो अस्थियां हैं या बोन्स हैं, बोन्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और हीमेटोलॉजी हो जाएगा हीमोग्लोबिन के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, या ब्लड के अध्ययन को भी हीमेटोलॉजी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। (69) का 68 हो गया था। और सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है और वो वयस्क अवस्था में, उसके हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम, सेकेंड है 250 ग्राम, और थर्ड है 20 ग्राम, और फोर्थ है 8 ग्राम। तो यहाँ पर देखो कुछ जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 300 ग्राम उसमें दिया गया है, और कुछ बुक में 250 से 300 भी मिलता है। तो ये दोनों ही आपको अगर एग्जाम में मिल जाए तो गलत नहीं होंगे आपकी, 250 से 300 भी मिलता है, याद रख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। हृदय को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। यानी हमारा हार्ट होता है वो चारों ओर से एक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पेरिटोनियम, सेकंड है प्लूरा, थर्ड है पेरिकार्डियम, और फोर्थ है ब्रेंकियल धमनी। अब यहाँ पर देखो हृदय को हम क्या कहते हैं, कार्डिया कहते हैं, और ये कार्डिया शब्द आपको किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। तो पेरिकार्डियम जो झिल्ली होती है हृदय की चारों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। रुधिर दाब को मापा जाता है, जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, रुधिर दाब को किससे मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है हीमोग्लोबिनोमीटर, तो इससे तो हम हीमोग्लोबिन का मापन करते हैं। सेकंड है स्टेथोस्कोप, तो इससे तो हार्ट रेट जो होती है, हृदय की धड़कन, हार्ट रेट को मापा जाता है इससे। तो स्पायरोमीटर, और फोर्थ है स्पेग्नोमेनोमीटर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, जो स्पेग्नोमेनोमीटर है इससे बीपी या रुधिर दाब को मापा जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर को जो कानों में लगा करके ईयरफोन सार वो लगाते हैं, वो तो क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। और एक आपने यहाँ पर पट्टा सा बांध के देखो जो यूज करते हैं, उसमें हवा भरते हैं ऐसे बीच बीच के। आजकल तो देखो डिजिटल आ गए हैं। ये होता है स्पेग्नोमेनोमीटर, जिससे बीपी को मापा जाता है। और बीपी कैसी होती है, 80 120 mm ऑफ एच। ये आगे हम क्वेश्चन की बात करेंगे, अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति की बात करें तो उसमें रुधिर दाब कितना मिलेगा, 80 से 120 mmHg, 120 80 mmHg, 140 90 mmHg, 100 70 mmHg। देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, तो पहले तो होता है सिस्टोल, और बाद में होता है डायस्टोल।
पहले सिस्टोल और फिर डायस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब ये हो जाएगा कि उसमें पहले परकुंचन होगा जिसमें 120 और 80 mmHg, ये वाला जो आपका राइट होगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य रुधिर दाब जो होता है वो ये होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। खुला परिसंचरण तंत्र इनमें से किसमें पाया जाता है? देखो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, एक क्लोज यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ये जो एकशेरुकी प्राणी होते हैं उन सभी में लगभग देखने को मिलता है, लेकिन याद रख लेना जो केंचुआ प्राणी होता है उसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अच्छे से याद रख लेना कि जो कि एकशेरुकी प्राणी होता है लेकिन उसमें बंद होता है। यहाँ पर देखो कीटो जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, जोंक ये भी आपके आर्थ्रोपोडा का मोलस्क का एक संघ है अलग से, और फोर्थ है इनमें से सभी। तो ये तीनों ही हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कोर्डेटा में, जैसे मेमेलिया है, जो फिशेज हैं, पक्षी वर्ग है, रेप्टाइल्स है, मेंढक, इन सभी में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। केंचुआ जो कि एनिलिडा वर्ग का प्राणी है, इसमें कैसा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एकशेरुकी प्राणियों में जो केंचुआ होता है जो एनिलिडा वर्ग में आता है उसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। हमारे जैसा ही परिसंचरण तंत्र होता है इसमें। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है। प्रथम हृदय ध्वनि क्या कहलाती है? देखो इसमें प्रथम हृदय जो होती है एक तो लब होती है, लब डब, लब डब याद रख लेना, ये ध्वनि निकलती है। लब सिस्टोल के अंत में, सेकंड है लब सिस्टोल के प्रारंभ में, और थर्ड है डब प्रकुंचन के अंत में, और फोर्थ है डब प्रकुंचन के प्रारंभ में। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं ये इधर उधर हो गए हैं। इसका जो आंसर है मैं वो आपको बता देता हूँ। जो ध्वनि तो निकलती है वो तो डब निकलती है। पहले पहले क्या निकलती है? डब, सॉरी लब निकलती है पहले। लब डब, लब डब लब नहीं, लब डब होगी ये, लब निकलती है पहले। और ये ध्वनि कब निकलती है? जब नीले का प्रकुंचन होता है, नीले के प्रकुंचन के समय, नीले के प्रकुंचन के समय ये ध्वनि निकलती है, याद रख लेना अच्छे से। ये लब जो यहाँ पर देखो सिस्टोल के प्रारंभ में ये दे रखा है, तो ये इसमें किसका आंसर नहीं होगा। नीले के प्रकुंचन के समय जो ध्वनि निकलती पहले लब डब, लब जो होती है ये पहली ध्वनि होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि हृदय जो होता है उसमें हमारा जो हृदय मुख्य रूप से हम बात करें तो 4 कक्ष पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से मिलते हैं आपको 4 कक्ष। ये ऊपर वाला ये तो हो जाएगा राइट ओरिकल या राइट आलिंद, दायां आलिंद, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, दायां नीले। ये ऊपर वाला हो जाएगा लेफ्ट ओरिकल यानी कि बायां आलिंद, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां बायां नीले हो जाएगा। अब यहाँ पर कपाट भी कई बार पूछ ले जाते हैं। यहाँ पर जो कपाट होता है यहाँ पर होता है, ये दोनों ध्यान में रखने। आलिंद, दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य जो कपाट होता है, ये क्वेश्चन है पूछा भी जा चुका है पहले। इस कपाट को हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, या इसे हिंदी में कहते हैं त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। और इसे दूसरा नाम भी दिया जाता है मिट्रल कपाट भी कहा जाता है इसे, मिट्रल कपाट, मिट्रल कपाट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल कपाट ये दोनों इसके नाम हैं, जो कि बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य होता है। अब मोटी भित्ति की बात करें तो मोटी भित्ति जो होती है इसकी होती है, बाएं नीले की होती है मोटी भित्ति, क्योंकि ये क्या करता है जो आर्टरीज वगैरह होती है, वेन जो आर्टरी होती है, जो एओर्टा हम बोलते हैं सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, उसमें ब्लड को पंप करता है। तो पंप करता है तो भित्ति मजबूत होगी तभी तो पंप कर पाएगा। तो इसकी भित्ति बहुत ही मोटी होती है। इसकी भी मोटी होती है लेकिन इसकी तुलना में इसकी ज्यादा मोटी होती है बाएं नीले की। तो यहाँ पर देखो बायां नीले कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन 4 में लिखा हुआ बायां नीले, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बाद में आता है 77। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, जो धमनियां और जो शिराएं होती है क्या होती है? इन दोनों में थोड़ा सा बता देता हूं मंत्र। एक तो शिरा होती है,
जिसे हम वेन कहते हैं, और एक होती है धमनी। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसे हम आर्टरी कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है बता। देखो इसकी जो वॉल होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, इसकी मोटी होती है। इसकी मोटी इसलिए होती है क्योंकि ब्लड पंप इसी में किया जाता है, धमनी के अंदर। जो सीरा होती है ये रुधिर को क्या करती है, हृदय के अंदर लेकर के आती है। जो हमारा हृदय है उसके अंदर रुधिर को लेकर के आती है, और सीराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध का मतलब इसमें CO2 अधिक मात्रा में होती है। ठीक है। अब धमनी की बात करें तो धमनी है ये क्या करती है, रुधिर को हमारे हृदय से दूर लेकर के जाती है, दूर लेकर के जाती है हृदय से दूर लेके जाती है ब्लड को, और इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है ये अधिक होती है। लेकिन एक अपवाद होता है, एक तो होती है देखो सीरा में पल्मोनरी वेन, शॉर्ट में लिख देता हूं, बोल देता हूं आपको। पल्मोनरी वेन या इसे फुफ्फुसीय सीरा भी कहते हैं। इस फुफ्फुसीय सीरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त। और ये जो हमारा बायां नीले होता है वह हमारा जो फेफड़ा होता है, फेफड़े से रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर के आती है, फेफड़े से रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर के आती है, यानी कि पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सीरा होती है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। एक होती है इस आर्टरी के अंदर ही होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है इसे हम फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। इसमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि इसमें CO2 की सांद्रता अधिक होती है, CO2 की मात्रा, और जो शुद्ध होता है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता या मात्रा अधिक होती है। और ये क्या करती है, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये आपके रुधिर को कहाँ लेकर के जाती है, फेफड़ों में लेकर के जाती है, फेफड़ों में लेकर जाती है रुधिर को। दोनों उल्टे हैं। देखो सामान्यतः वेन या सीरा होती है उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और रुधिर को हमेशा हृदय के अंदर लेकर के आती है। धमनी जो होती है ये हमेशा रुधिर को हृदय से दूर लेके जाती है, और उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। एक अपवाद होता है पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सीरा, जो क्या करती है, शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है इसमें, और ये फेफड़ों से रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर के आती है। इसी प्रकार से एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, जो क्या करती है, अशुद्ध रुधिर होता है जो दाएं नीले में, और ये दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में लेकर के जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कोलेस्ट्रॉल की जमने से धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं, तो ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है, वयस्क है, उसकी हृदय धड़कन दर क्या होती है। तो सामान्यतः हमें पता ही है ये प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार, प्रति मिनट 100 बार, और प्रति मिनट 140 से 160 बार। अब देखो सामान्यतः हमें पता है, ये सभी लोग बोलते हैं कि हमारा जो धड़कन जो होती है 72 टाइम्स होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखो 70 से 80 बार दे रखा, तो ये आपको मिल सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट में देखो ये तो हृदय धड़कन होगी, श्वसन दर क्या होगी आपकी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से श्वसन दर और हृदय धड़कन में बहुत बार दिक्कत हो जाती है। तो श्वसन दर आपकी हो जाएगी 1 मिनट में 16 से 20 टाइम्स, 16 से 20 बार। 16 भी मिल सकता है, 17 भी मिल सकता है, 18, लेकिन 16 से 20 टाइम सामान्यतः माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। हृदय में फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। अगर हृदय हम सांस वगैरह लेते हैं तो फुसफुसाहट की जो आवाज आती है इससे क्या पता चलता है, दोषपूर्ण कपाट, सेकंड है ऑक्सीजन की कमी, थर्ड है दिल का विस्थापन, और फोर्थ है मांसपेशियों का विकास। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा कि अगर दोषपूर्ण कपाट में किसी प्रकार की दिक्कत, जो वाल होती है उनमें किसी प्रकार की दिक्कत आ गई तो सांस लेते समय फुसफुसाहट की आवाज है वो आती है। जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है 80 नंबर का क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें 4 कक्ष मिलेंगे आपको। मछलियों में 2 कक्ष होते हैं, और जो सरीसृप वाले प्राणी हैं, रेप्टाइल्स जो हैं, उनमें 3 कक्ष मिलते हैं। रेप्टाइल्स वाले में अपवाद स्वरूप आपका घड़ियाल है, मगरमच्छ है, ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें 4 कक्ष होते हैं। लेकिन सरीसृप के अधिकांश और अन्य प्राणियों में 3 ही कक्ष मिलेंगे जो कि अपूर्ण होते हैं, और मछलियों में 2 होते हैं। मेंढक में आपको मुख्य रूप से बात करें तो 3 ही मिलते हैं जो कि अपूर्ण होते हैं, और यहाँ पर हमारे अंदर 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर प्रवाहित होता है। जो फिशेज होती हैं
उनमें किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है शुद्ध ऑक्सीकृत, सेकंड है अशुद्ध अनऑक्सीकृत, थर्ड है दोनों प्रकार का और फोर्थ है कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जो हृदय होता है द्विकक्षीय होता है, एक तो आलिंद होता है एक नीले होता है, ये नीले नहीं वी हो जाएगा वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है, जो ये रुधिर जो होता है ये लगातार जो पहली बार हार्ट से निकलता है, ये एक प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो एक प्रकार का होता है। इसमें सामान्यतः एक ही बार हृदय से रुधिर गुजरता है। ये जो गिल स्लिट्स होती हैं यानी कि जो आपकी जिन्हें हम गलफड़े बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं, उन्हीं के माध्यम से इसमें लगातार बहता रहता है। और इसमें सामान्यतः जो ब्लड प्रवाहित होता है वो अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, मिक्स होता है शुद्ध और अशुद्ध, तो अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, अशुद्ध या अनऑक्सीकृत रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठी होता है, कितना कक्षीय होता है मगरमच्छ का हृदय। देखो सामान्यतः जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है, और 3 कक्ष भी कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप मगरमच्छ, घड़ियाल ये ऐसे होते हैं जिनमें 4 कक्षीय हृदय मिलता है, ये याद रख लेना अच्छे से। पीसीज वर्ग यानी कि मछलियों के प्राणियों का हृदय कितना कोष्ठी होता है, मैंने पहले बता दिया 2 कोष्ठी होता है, एक आलिंद और एक नीले होता है, अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 84, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठी होता है। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल का हृदय कितना कोष्ठी होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। तो यहाँ पर देखो हम सामान्यतः इसको मछलियों में नहीं रखते। ब्लू व्हेल और जो डॉल्फिन होती है ये मेमेलिया वर्ग में आती है, जो स्तनधारी है, स्तनधारियों के अंतर्गत इनको शामिल करते हैं। कई बार हम डॉल्फिन और ब्लू व्हेल को मछली मान लेते हैं कि सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल होती है, नहीं, शार्क होती है सबसे बड़ी मछली, ब्लू व्हेल मछली नहीं होती इतनी बड़ी। ब्लू व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है और डॉल्फिन भी एक स्तनधारी प्राणी है। डॉल्फिन जो होती है और जो कि भारतीय गंगा नदी में सामान्यतः पाई जाती है, उससे जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। अभी जो तत्कालीन जो सरकार है अभी जो चल रही है वर्तमान में, उसी के द्वारा डॉल्फिन जो है, गांगे डॉल्फिन हम बोलते हैं, जो गंगा में पाई जाती है, उसे जलीय जीव घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव। तो डॉल्फिन और ब्लू व्हेल का हृदय ये कितना कोष्ठी होता है, तो ये स्तनधारियों में 4 कोष्ठी मिलता है, तो 4 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, सर्वाधिक कोष्ठ वाला हृदय किसका होता है, सबसे अधिक, यानी कि कौन से जीव के हृदय में सबसे अधिक कोष्ठ पाए जाते हैं, कक्ष पाए जाते हैं। मगरमच्छ में तो हमने बात कर ली, मगरमच्छ में 4 मिलते हैं, सर्पों में 3 मिलते हैं, ये भी हमने बात कर ली, मेंढकों में 2 मिलते हैं, और कॉकरोच और जो तिल चट्टा होता है ये किसका प्राणी है, तो ये है आपका आर्थ्रोपोडा संकर, और इसमें 13 कक्ष आपको देखने को मिलते हैं हृदय में। देख लो छोटा सा प्राणी होता है, इसमें देखो 13 कक्ष होते हैं। ये एकमात्र जीव होता है जिससे देखो सामान्यतः हम बात करें तो पति पत्नी जो होती है उसमें बहुत प्रेम होता है, लेकिन पत्नी का कंट्रोल ज्यादा होता है। पत्नी को कंट्रोल कौन करता है, ये कॉकरोच ही करता है। इसी से डर लगता है महिलाओं को, लड़कियों को, यही कंट्रोल कर सकता है, तभी सभी करते हैं। ये कॉकरोच तो होना ही चाहिए एक हमारे घरों में। तो तिलचट्टा या कॉकरोच होता है, इसमें 13 हृदय होते हैं, तभी तो ये डरा सकता है। हमारा तो एक हृदय होता है तभी हम उससे डरते हैं, इसमें 13 होते हैं तभी उसको डरा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, मेंढक व सर्पों का हृदय कितना कोष्ठी होता है। मेंढक व सर्पों का हृदय कैसा होता है, 3 कोष्ठी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 कोष्ठी होता है मेंढक और सर्पों का। क्वेश्चन नंबर 87, ECG, इसका देखो फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो आ गया मतलब हृदय से संबंधित होती है। किसकी गतिविधि को दर्शाता है, किसकी गतिविधि को दर्शाता है, देखो मस्तिष्क के लिए तो ECG होता है, सोशल EEG हो जाएगा, मस्तिष्क के लिए EEG होता है, और हृदय के लिए हो जाएगा ये ECG, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 88, मनुष्य में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। देखो 3 दिसंबर 1967 को हुआ था, और ये किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर वेणुगोपाल, सेकंड है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, थर्ड है हरिगोविंद खुराना और फोर्थ है रॉबर्ट जार्विक। तो ऑप्शन जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड है इसके द्वारा 3 दिसंबर 1967 को पहला प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। अब देखो यहाँ पर हरिगोविंद खुराना जो कि कृत्रिम जीन के संश्लेषण से संबंधित है, और जो रॉबर्ट जार्विक हैं इन्होंने जार्विक 7 नामक कृत्रिम हृदय का निर्माण किया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किसको हृदय प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है।
यानी कि हृदय की गति को या आवेगों को हृदय में प्रारंभ करने वाला हम किसको कहते हैं? तो हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर हम किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका आपके एग्जाम में। ऑप्शन फर्स्ट है एस ए नोड, सेकंड है एवी नोड, थर्ड है एवी सेप्टम और फोर्थ है एवी सेप्टम। ये दोनों सेम ही होगी, यहाँ पर आप एस वी सेप्टम कर लीजिए जो भी है। तो यहाँ पर देखो जो हृदय का पेस मेकर हम बात करें तो ये कहते हैं एस ए नोड को, जो कि कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है कि एस ए नोड है। एक तो मेंढक का पूछ लेता है, एक मनुष्य का, कहां पर पाया जाता है? तो ये हमारा जो आलिंद होता है, आलिंद नीले पट पर पाया जाता है, आलिंद नीले पट पर पाया जाता है। और आलिंद भी कौन सा? दायां आलिंद, दायां आलिंद जो होता है उसमें पाया जाता है आपका एस नोड, जो कि प्रारंभिक पेसमेकर कहलाता है हृदय का हमारे अंदर, और मेंढक के अंदर भी सेम ही होता है। ये आवेगों को प्रारंभ करता है हृदय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। हृदय का कार्य क्या होता है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन, थर्ड है रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। तो ये से ना हृदय का कार्य मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका कार्य होता है ब्लड को पंप करना। देखो जिस प्रकार से हम बात करें, हमारे घरों में हम मोटर वगैरह चलाते हैं ऊपर टंकी में पानी वगैरह पहुंचाने के लिए, तो उसमें पंप के माध्यम से उस पानी को क्या करते हैं, बिजली वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो पानी ऊपर की ओर जाता है। उसी प्रकार हृदय कार्य करता है, सेम उसे मान लीजिए उसी प्रकार से हृदय कार्य करता है कि रुधिर जो होता है हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए पंप की तरह कार्य करता है हृदय। 91 की हम बात करते हैं, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? बीपी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। अब यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि होती है जो रक्त दाब का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। मिलान करना है, इनमें से कौन सा मिला हुआ? पहला है रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना, हाइपरटेंशन, ये तो सही है। रक्तचाप का सामान्य से कम होना, हाइपोटेंशन, ये भी सही है। हृदय धड़कन का बढ़ना, ट्रेकिकार्डिया, ये भी ठीक है। हृदय धड़कन का घटना, ब्रेडिकार्डिया, सभी मिले हुए हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। देखो याद रख लेना, अधिक होने का मतलब होता है हाइपर और कम होने का मतलब है हाइपो। ये शब्द जुड़े हुए हैं तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। मानव का हृदय 1 मिनट में कितने लीटर रुधिर को पंप करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि ह्यूमन मानव का हृदय जो होता है ये 1 मिनट में, मानव का हृदय 1 मिनट में कितने लीटर रुधिर को पंप करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 2 लीटर, सेकंड है 5 लीटर, थर्ड है 7 लीटर और फोर्थ है 10 लीटर। तो सामान्यतः हम बात करें मानव हृदय 1 मिनट में कितने लीटर को पंप करेगा? देखो वैसे तो हम बात करें तो यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर 5.5 लीटर ब्लड होता है, 5.5 लीटर ब्लड होता है। और जब 1 मिनट में रुधिर पंप करने की बात करें तो ये करेगा आपका 5 लीटर ही करेगा। 1 मिनट 7 लीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और देखो मैं इसको देख करके बता देता हूँ कि सामान्यतः यही मिलेगा आपको 7 लीटर ही। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 94। मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे बिजी पेशी या बिजी मसल्स जो होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट है हृदय पेशी, सेकंड है स्टेपेडियस, थर्ड है आइरिस पेशी और फोर्थ है मेसेटर्स। तो यहाँ पर हम बात करें तो स्टेपेडियस जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी होती है, सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियस होती है सबसे छोटी पेशी। तो हृदय जो पेशी होती है सबसे व्यस्ततम पेशी होती है, सबसे बिजी होती है, कभी भी थकती नहीं है। थक जाएगी तो उस दिन हम आगे ही पहुंच जाएंगे, उस दिन हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर ये हृदय पेशी थक गई तो ऐसा मान लीजिए, तो कभी भी नहीं थकती है, लगातार बिना रुके कार्य करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। सिस्टोलिक यानी कि प्रकुंचन एवं डायस्टोलिक यानी कि अनुशीतलन प्रेशर का मान क्या होता है? देखो मैंने पहले ही बताया था ये, और ये होता है आपका 120/80 mm ऑफ Hg, ये होता है। तो यहाँ पर किस में लिखा हुआ देखो 120/80 mm Hg, ये पहले में लिखा हुआ। ये क्वेश्चन दोबारा मैंने दे दिया, पहले भी आपको ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अलग से भी पूछा जा चुका है कि सिस्टोलिक व डायस्टोलिक या फिर प्रकुंचन व अनुशीतलन प्रेशर का मान होता है, या फिर बीपी रक्तचाप का माप कितना होता है? 120/80 mm Hg होता है। क्वेश्चन नंबर 96। एक हृदय धड़कन
में कितना समय लगता है, यानी कि एक हार्ट जो साइकिल होता है, हार्ट साइकिल, हार्ट साइकिल का मतलब होता है इसमें एक तो आपका सिस्टोल हो जाए और एक हो जाए डायस्टोल। एक सिस्टोल, एक तो परकुंचन, एक अनुशीतलन हो जाए तो इसमें कितना समय लगेगा, तो ये याद रखें। देखो ऑप्शन फर्स्ट 8 सेकंड, सेकंड है 0.08 सेकंड, थर्ड है 0.8 सेकंड और फोर्थ है 5 सेकंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा, 0.8 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय, जिसका नाम क्या है जार्विक 7 का निर्माण किया था? कौन सा अमेरिकी वैज्ञानिक था जिन्होंने कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट, उसका निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था जार्विक 7? ऑप्शन फर्स्ट है लेनेक्स, सेकंड है रिवालोकी, थर्ड है क्रिश्चियन बर्नार्ड और फोर्थ है रॉबर्ट जार्विक। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि रॉबर्ट जार्विक ने जार्विक 7 नामक कृत्रिम हृदय का निर्माण किया था। जबकि हृदय प्रत्यारोपण को सबसे पहले किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था 3 दिसंबर 1967। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। हृदय धड़कन यानी हार्ट रेट किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? हृदय धड़कन या हार्ट रेट जो होती है किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पेग्नोमेरोमीटर, सेकंड है स्पेग्नोमीटर, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, स्टेथोस्कोप और स्पाइरोमीटर। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्पेग्नोमेरोमीटर से तो आपकी रक्तचाप या बीपी मापी जाती है, और जबकि स्टेथोस्कोप है ये आपकी हार्ट बीट मापने के लिए, एचबी हीमोग्लोबिन नहीं है, हार्ट बीट मापने के लिए, हृदय धड़कन को मापने के लिए काम में ले जाता है स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 99। रुधिर दाब को सर्वप्रथम घोड़ों में किसने मापा था? सबसे पहले रुधिर माप को घोड़ों में, रुधिर जो दाब है, ब्लड प्रेशर है, इसको सबसे पहले घोड़ों में मापा गया था। सबसे पहले ये किसने मापा था? ऑप्शन फर्स्ट है हेल्स ने, सेकंड है विलियम हार्वे ने, थर्ड है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने और फोर्थ है डॉक्टर वेणुगोपाल ने। अब देखो ये तो हमारे एंजियोलॉजी के पिता कहलाते हैं। एंजियोलॉजी मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र की। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था और इसका आंसर जो होगा वो हेल्स हो जाएगा। हेल्स ने सबसे पहले रुधिर दाब को सर्वप्रथम घोड़ों में मापा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यानी कि फेफड़े होती हैं, यहां से ये आपका हार्ट हो गया, तो फेफड़ों से हृदय तक रुधिर को कौन लेकर के आता है? ऑप्शन फर्स्ट है शिराएं, सेकंड है धमनियां, थर्ड है फुफ्फुसीय धमनी और फोर्थ है फुफ्फुसीय शिरा। तो मैंने अपवाद बताया था आपको। देखो शिराएं तो वो होती हैं जिनमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, ये ब्लड को हमेशा ब्लड को कहाँ लेकर के आती है? हमेशा हार्ट में लेकर के आती है। लेकिन एकमात्र क्या होती है आपकी जो शिरा होती है, एकमात्र शिरा होती है वो क्या करती है? आपकी शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, जिसमें जो फेफड़ों से रुधिर को हृदय में लेकर के आती है, और ये कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसीय शिरा होती है। फुफ्फुसीय शिरा में क्या होता है? शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है और ये फेफड़ों से हृदय तक रुधिर को लेकर के आती है। और इसका नाम भी बता देता हूं, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। फुफ्फुसीय धमनी की हम बात करें तो इसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, जबकि सामान्यतः क्या होता है? धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। ये हृदय से हमेशा रुधिर को हृदय से दूर लेकर के जाती है, लेकिन एकमात्र जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये क्या करती है? अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, ये फेफड़ों में रुधिर को लेकर के जाती है। और सभी धमनियों में कैसा रुधिर होता है? शुद्ध रुधिर होता है। दोबारा से बता देता हूँ, शिराएं अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करती है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। धमनियां हमेशा शुद्ध रुधिर प्रवाहित करती है, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी उसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 101 की हम बात करते हैं। रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त को हृदय से अंगों तक, देखो जो ये हमारा हृदय हो गया और ये हृदय से यहाँ पर कोई टिश्यू है, इस टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये आर्टरीज के द्वारा किया जाता है, जिसे सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा होती है और आर्टरी के द्वारा ये किया जाता है। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य धमनियां करती है, क्योंकि दूर लेकर के जा रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं 102 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, मिलान वाला क्वेश्चन है। इसमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर बताना है।
ऑप्शन फर्स्ट है धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही है क्योंकि धमनियों में शुद्ध रुधिर ही प्रवाहित होता है। शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, ये भी आपका सही है। सबसे बड़ी शिरा पृष्ठ महाधमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी यहाँ पर बताइए पृष्ठ महाधमनी होती है, एओर्टा, ये सही है। ये भी सबसे बड़ी शिरा पश्च महाशिरा होती है, ये भी सही है। पश्च या अग्र पश्च जो महाशिरा, ये दोनों ही बड़ी होती हैं। एकमात्र पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एकमात्र पल्मोनरी शिरा होती है जो फेफड़ों से रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर के आती है, इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित है, ये भी ठीक है। एकमात्र पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, ये भी ठीक है। ये आपके दाएं नीले से रुधिर को फेफड़े में लेकर के जाती है, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा भी नहीं है जो कि गलत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपकी 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो यहाँ पर आपकी सही हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज इस लेक्चर के माध्यम से हमने 102 क्वेश्चन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें साथ में थ्योरी भी डिस्कस कर रही हैं, जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर रही हैं। और जो हमारे आज का जो लेक्चर है इसमें हमने 102 यानी कि 52 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। टोटल 102 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से। विश्वास रखिए कि सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम चल रहे हैं। डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम श्वसन तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र, इस प्रकार से टॉपिक वाइज सीरीज हमारी जो चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। और जीके के लिए आप हमारा जो दूसरा चैनल है एसके क्लासेस, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने जीके की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। आज के लिए इतना ही है। आपकी देखो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, नीट और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो। थैंक यू।